इस कहानी का नाम है LPG। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है बेसिकली देखो, तो ये यूनिट 1 में आखिरी कहानी है। पिछले चैप्टर में हमने कहाँ तक पढ़ा था, 1990 तक, और 1990 तक हमने पढ़ा था कि डोमिनेंट रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर का। लेकिन अब आपको कुछ ऐसी हकीकत दिखाई देगी कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 1990 तक पहुंचते पहुंचते अब देखो क्या बुरे हाल हो चुके थे हमारे देश के अंदर। पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा था, जैसा आपका होता है प्री बोर्ड्स में, पुअर। देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था उसमें क्या चल रहा था, डेफिसिट। अब वो भी आपने मैक्रो में पढ़ ही लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है भाई, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट चल रहा था, मतलब सिंपल भाषा में रिसिप्ट्स कम थे और पेमेंट्स ज़्यादा थे। महंगाई देश के अंदर आसमान छू रही थी, जितने भी एसेंशियल गुड्स थे उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे हमारे, मतलब पास जो डॉलर्स थे वो बहुत कम हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके थे। मतलब इसमें तो एक भयानक बात भी लिखी है कि सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स के पैसे देने के बस रिजर्व बचे हुए थे। सोचो, बर्डन ऑफ डेट बहुत ज़्यादा हो चुका था हमारे ऊपर, क्योंकि हमने पब्लिक से या बैंकों से सरकार ने बहुत सारे लोन्स ले लिए थे। और मैनेजमेंट जो था वो इनएफिशिएंट था, नाकारा था, मतलब कि चीज़ें ठीक से हो नहीं रही थी। तो इतने सारे बुरे हालातों के बीच में जब हम पहुंच गए 1990 में, तो फिर क्या हुआ, हाँ, तो फिर हम पहुंचे IMF और वर्ल्ड बैंक के पास। हमने नॉक नॉक करा, हमने कहा कि क्या हम अंदर आ जाएं, तो इन्होंने कहा हाँ आइए। तो हमने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हालात हो गए हैं, अब हमको लोन चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक से हम कितने रुपए का लोन लेकर आए, देखो जी, $7 बिलियन। ठीक है, घर जाके ज़ीरो लगा लेना हिसाब कितने हो गए। तो $7 बिलियन का हमने लोन ले लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको हमारी कंडीशनें माननी पड़ेंगी। तो उनकी 3 कंडीशनें थी। क्या थी 3 कंडीशनें, कि प्राइवेट सेक्टर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, दूसरा सरकार के रोल को कम कर दोगे, लाइसेंसिंग का ड्रामा नहीं चाहिए, और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आपको हटाने पड़ेंगे, कोई भी ये इंपोर्ट पर टैक्स टुक्स नहीं लगेगा। तो अब इंडिया क्या मना कर सकती थी, नहीं। तो हमने कहा ओके, हम मानते हैं आपकी सारी शर्तों को। और इंडिया आकर हमने कहा कि सुनो जनता वासियों, देशवासियों, हम एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी का अनाउंसमेंट करने आए हैं आपके लिए। तो 1991 जुलाई के महीने में हमारी सरकार ने क्या करा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस कर दी। तो तीनों कंडीशन जो थी वो बेसिकली 3 पिलर्स बन गए, और जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब इस नई पॉलिसी को अनाउंस किया गया तो इसको 2 नज़रियों से देखा गया। तो देखो 2 नज़रियों पे, 2 नज़रिए क्या क्या थे। एक है शॉर्ट टर्म मेजर्स, जिनको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर। अब जैसे मान लो किसी बच्चे को चोट लगी, तो शॉर्ट टर्म मेजर क्या है कि फटाफट दवाई लगाओ, उसको ठीक कर दो। लॉन्ग टर्म मेजर होता है कि फिर उस बच्चे को समझाया जाएगा कि देखो बेटा ये वाला खेल नहीं खेलना, इससे चोट लग जाती है, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, तंदुरुस्त रहो। वो लॉन्ग टर्म मेजर्स हो गए। तो शॉर्ट टर्म मेजर्स जो थे, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, वो थे कि हमें अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना है और हमें इन्फ्लेशन को कम करना है, जो 2 दिक्कतें थी। लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर्स की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, तो वो ये थे कि भाई हमें एफिशिएंसी से काम करना है, हमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस दिखानी है, मतलब हमें आगे बढ़ना है। तो ये लॉन्ग टर्म मेजर्स थे जो 1-2 दिन में या 1 साल में नहीं हो सकते। तो बस फिर हमारे 3 बेसिकली पिलर्स बन गए इस पॉलिसी के, LPG। तो इसमें P और G तो बहुत छोटे हैं, लेकिन L सबसे बड़ा है। तो L को आप अच्छे से पढ़ना, लिबरलाइजेशन। तो बताओ लिबरलाइजेशन कितने सेक्टरों में मतलब अप्लाई हुआ, 5। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा है। तो लिबरलाइजेशन का वैसे मतलब तो समझ आता है आपको कि क्या होता है। लिबरलाइजेशन का वैसे मतलब क्या है, मतलब सरकार छूट दे देती है, फ्री छोड़ देती है, रिस्ट्रिक्शन हटा देती है ना, वो मतलब होता है। लेकिन इस लिबरलाइजेशन को 5 मेन सेक्टरों के अंदर पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए 5 रिफॉर्म्स बन गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और ट्रेड वाला रिफॉर्म। तो अब देख लो 1 बाय 1। पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में बताता हूँ। तो जो इंडस्ट्री की बातें चैप्टर 2 में आपने मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ी, उन सब का उल्टा कर दो, तो ये बन जाएगा।
अब देखो जैसे पहले लाइसेंसिंग होती थी, है ना, तो इस रिफॉर्म में क्या हुआ, देखो पढ़ो मेन हेडिंग, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो सबसे पहले सरकार ने वो लाइसेंसिंग का ड्रामा जो है वो पूरी तरह से हटा दिया, बस 2-3 जगहों पे छोड़ा जो बहुत ही क्रिटिकल थे, लेकिन वैसे मेजरली हर जगह से लाइसेंसिंग हटा दी। इसके अलावा दूसरा देखो, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का रोल क्या कर दिया, कम कर दिया। 17 से घटाकर कितने पे लिया है, सिर्फ 3 पर। तो ये हो गया पॉइंट। तीसरा देखो, वहाँ पर सरकार ने स्मॉल स्केल के लिए रिजर्वेशन करा था, तो ये भी उसको उल्टा कर दो तो क्या हो गया, डी रिजर्वेशन। तो यहाँ पर अब सरकार ने कहा कि अब कोई रिजर्वेशन नहीं है स्मॉल स्केल वालों के लिए, अब प्रोडक्ट कोई भी बना सकता है, तो स्मॉल स्केल्स के रिजर्वेशन को हटा दिया। और चौथा एक छोटा सा पॉइंट है, MRTP एक्ट। MRTP एक्ट जो है उसको एलिमिनेट कर दिया। MRTP मतलब ये एक पहले रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट होता था कि भाई किसी को बिजनेस करने से रोका जाता था, या किसी को कहा जाता था कि अगर तुम बहुत बड़े हो रहे हो तो फिर सरकार तुम्हें रोक देती थी कि भाई तुम इतने बड़े कैसे हो सकते हो, तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन सकते हो, तो सरकार उसको रोक देती थी बिजनेस को। तो ऐसा होता था, मोनोपोलीज ट्रेड एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। लेकिन फिर इसको फिर हटा दिया गया कि भाई ठीक है अब ये सब हटाओ, तो ये MRTP एक्ट हटा दिया गया। तो समझ आ गया। देखो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म तो पुराने चैप्टर का उल्टा कर दोगे तो बन जाएंगे अपने आप। अच्छा, फिर है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ये आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है, 3-4 छोटे से पॉइंट्स हैं। पहला है RBI का रोल चेंज हो गया। अब इसमें कीवर्ड्स याद रखना, RBI रेगुलेटर था पहले, लेकिन अब क्या बन गया, फैसिलिटेटर। तो पहले RBI रेगुलेट करता था, लेकिन अब RBI मदद करता है। दूसरा, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स क्या हुए, ओरिजिनेट हुए 1991 के बाद। ICICI बैंक, HSBC बैंक, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंकों का मतलब बूम आ गया उस समय। तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को भी सरकार ने क्या करा, बढ़ा दिया। सरकार ने बोला कि अगर किसी विदेशी को यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। और प्रोसेस जो है बैंकों के एक्सपेंशन के लिए वो भी क्या कर दिया, ईज कर दिया, आसान कर दिया। तो बैंक अगर अलग अलग शहरों में अपनी ब्रांच खोलना चाहता है तो वो आसानी से अपनी नई ब्रांचेस खोल सकता था। तो बस ये 4 पॉइंट्स हैं आपके फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। अच्छा जी, तीसरे हैं टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब होता है सरकार की फिस्कल पॉलिसी। तो 2 तरह के टैक्स हैं, वो तो आपको पता ही है। अब टैक्स रिफॉर्म्स में मेजर देखो क्या रिफॉर्म्स हुए। पहला, सरकार ने सोचा कि हम लोगों के लिए टैक्स क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो पहला सरकार ने क्या कदम उठाया टैक्स रिफॉर्म में, टैक्स को कम कर दिया। दूसरा सरकार ने क्या कदम उठाया कि जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स थे देश के अंदर, उन सबको मतलब क्लब करके कोशिश करी कि ये एक हो जाए। जो धीरे धीरे रिसेंटली आपने देखा भी, GST, पहले अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, फिर वो मर्ज होके GST में आ गए। और तीसरा सरकार ने ये कदम उठाया कि जो प्रोसेस है उसको सिंपल कर दिया। पहले टैक्स पे करना मुश्किल होता था, लेकिन अब टैक्स पे करना बहुत आसान होता है। तो ये 3 हो गए आपके टैक्स रिफॉर्म्स। अच्छा जी, चौथा है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। इसमें तो सिर्फ 2 ही बात हैं और दोनों आपने मैक्रो में पढ़ रखी है। पहला, रुपी को क्या किया गया, डीवैल्यू। तो बस पहला रिफॉर्म है, रुपी का डीवैल्यूएशन हुआ। अब आपने मैक्रो में पढ़ रखा है, जब रुपी डीवैल्यू होता है तो इससे देश के एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। तो ये पहला रिफॉर्म हो गया। और दूसरा रिफॉर्म ये कि हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को छोड़ दिया और हमने कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर लिया, फ्लोटिंग वाला। फ्लोटिंग का मतलब है जिसमें मार्केट से रेट डिटरमाइन होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपके फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर के हैं और वही रिफॉर्म्स हैं। उसके बाद 5वां रिफॉर्म है ट्रेड को लेकर या इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो ट्रेड को लेकर और इन्वेस्टमेंट को लेकर देखो सरकार ने क्या रिफॉर्म्स बनाए, छोटे छोटे 4-5 पॉइंट्स हैं। पहला, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, मतलब कोटास थे, वो हटा दिए। अब आप कितनी भी टी शर्ट मंगवा सकते हो जॉन सीना की, 500 टी शर्ट भी मंगवा सकते हो, रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। दूसरा, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो लगती थी उसे हटा दिया। अब आप मज़े से गुड्स बाहर बेच सकते हो, आपको कोई टैक्स नहीं देना। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी नंबर 3। अब पहले इंपोर्ट करने पर टैक्स लगाती थी सरकार, खूब सारा टैरिफ लगाती थी, वो भी कम कर दिया। अब आप इंपोर्ट करो, कोई भी आपसे टैक्स ज़्यादा नहीं लेंगे। और इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम में रिलैक्सेशन मिल गई, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स को पहले इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, तो सरकार ने फिर बोला कि अब आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको इंपोर्ट करना है, आप कर सकते हो। तो
ये सारे मतलब रिलैक्सेशन जो दिए ये मतलब हो गए हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो ओके हो गई लिबरलाइजेशन में। मतलब याद रखना लिबरलाइजेशन, हमेशा याद रखना लिबरलाइजेशन में 5 रिफॉर्म्स हैं अलग अलग सेक्टर वाइज। इंडस्ट्रियल सेक्टर में पिछले चैप्टर का उल्टा कर दो, फाइनेंशियल सेक्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला चेप दो, टैक्स रिफॉर्म्स में भी सिंपल है कि टैक्स कम कर दिया और प्रोसेस को इजी कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वो भी मैक्रो वाला चेप दो, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स भी पिछले चैप्टर का उल्टा कर दो। तो ये आपके 5 रिफॉर्म्स होते हैं लिबरलाइजेशन में। अच्छा, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आया जी प्राइवेटाइजेशन का। तो प्राइवेटाइजेशन तो बहुत ही छोटा होता है, 3 नंबर का है, छोटा सा ये पूरा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, अब वो किसके हाथों में सौंप दी जाएगी? प्राइवेट सेक्टर के लिए हाथ में। बिल्कुल सही। तो यही इसमें दे रखा है। इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है कि भाई ओनरशिप को और मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है सरकारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर को, और दूसरा होता है जिसमें सरकार अपना या तो कुछ मतलब शेयर या कुछ अपने एसेट्स बेच देती है और प्राइवेट सेक्टर को दे देती है या पब्लिक को दे देती है, डिसइन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। बस, तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन। फिर तीसरा होता है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन जो है वो है ट्रेड को लेकर, कि पूरी दुनिया जो है वो कैसे ट्रेड करे फ्रीली, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरी दुनिया को एक बना दिया जाए, बॉर्डरलेस वर्ल्ड बना दिया जाए। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखो क्या क्या चीज़ें हुई वो बताते हैं आपको। तो पहला तो बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारी इंडस्ट्रियों के अंदर फॉरेन इक्विटी को अलाउ कर दिया गया, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह बहुत सारे मतलब जैसे इसमें लिखा है नो परमिशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस। अगर आपको विदेश से कोई टेक्नीशियन भी बुलाना है, हायर करना है, तो उसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको भी सरकार ने फ्री कर दिया। इसके अलावा सरकार ने देखो अपने रुपी को डीवैल्यू करा, जो हमने पहले भी पढ़ा था, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए। ये हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसके बाद दुनिया में अपने आप को हमने इंटीग्रेट करने के लिए पहले अपने रुपी को पार्शली कन्वर्टेबल करा और उसके बाद फुल्ली कन्वर्टेबल करा। पार्शली और फुल्ली कन्वर्टेबल का क्या मतलब होता है? अब आपको रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो पार्शली का मतलब था कि कुछ लिमिट होती थी, इतने लेवल तक कर सकते हो। फिर धीरे धीरे उस पार्शली कन्वर्टेबिलिटी को भी हटाकर पूरा कर दिया कि भाई आप अपने जितना चाहो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ कदम हो गया। और इसके अलावा हमने कस्टम ड्यूटी को बहुत कम कर दिया, ताकि अगर आपको विदेश से कोई सामान मंगवाना हो तो आप मंगवा सकते हो, उस पर आपसे ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये सरकार ने मतलब ग्लोबलाइजेशन को मद्देनज़र रखते हुए कुछ कदम उठाए थे। बाकी आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई क्या इससे फ़ायदा हुआ या नुकसान? तो आप क्या लिखोगे? दोनों ही लिखोगे आप। तो फ़ायदे लिखने के लिए आप ये बातें बताओगे कि ग्लोबल मार्केट का में हमारा एक्सेस बढ़ गया, अब आप दुनिया से कुछ भी खरीद सकते हो पूरी दुनिया में, आपके पास बेहतर टेक्नोलॉजी आ सकती है और बड़ी इंडस्ट्रियों को भी अच्छा प्रॉस्पेक्ट मिला है, अब हम इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का ये तो हो गया फ़ायदा। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है, कुछ बुद्धिजीवियों का क्या कहना है कि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा सिर्फ किसे हुआ है? डेवलप्ड कंट्रीज़ को। उनका ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन से तो उल्टा जो गरीब कंट्रीज़ हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और इसका फ़ायदा तो अमीर कंट्रीज़, यूएस जैसे कंट्रीज़ उठा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबलाइजेशन से भेदभाव बढ़ गया, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बढ़ गई, यूएस बहुत अमीर देश हो गया, अफ्रीका मान लो पीछे रह गया। तो ये भी मतलब उनका मानना था। लेकिन आपको जो एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये कि चाहे कोई कुछ भी कहे या कुछ भी हो, ग्लोबलाइजेशन से जो सबसे बड़ा आउटकम हमारे लिए निकल के आए वो क्या है? आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है वो भी फटाफट समझा देता हूँ। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी काम आप खुद नहीं कर रहे, वो काम आप किसी और से करवा रहे हो, तो उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। अब उसका फ़ायदा इंडिया को कैसे हुआ वो भी समझ लेते हैं। इंडिया के अंदर इतने सारे कॉल सेंटर्स या इतने सारे मतलब फिल्म एडिटिंग, बैंकिंग सर्विस, रिकॉर्ड कीपिंग सर्विस, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, ऐसी सर्विसेज इंडिया के अंदर प्रोवाइड करने लगे लोग कि यूएस से
यूएस की बहुत सारी कंपनियों के कॉल सेंटर इंडिया में, यूके की बहुत सारी फिल्म एडिटिंग इंडिया में, कनाडा का बहुत सारा म्यूजिक रिकॉर्डिंग इंडिया में, या मतलब तरह तरह के काम इंडिया वालों को मिलने लगे। तो आउटसोर्सिंग की मदद से हमें बहुत सारा काम मिलना शुरू हो गया, तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो गया। बाकी ट्रेड को लेकर बात चली है तो हमें जीएटीटी के बारे में भी पता होना चाहिए। जीएटीटी क्या था जी? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जीएटीटी। तो ये दुनिया में कुछ नियम बनाए गए थे 1948 में, जिसमें 23 कंट्रीज थे, लेकिन फिर इसको जीएटीटी को ख़त्म कर दिया गया और इसका एक नया सक्सेसर आया जो एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया 1995 में, WTO। अब WTO के अंदर ऑलमोस्ट सारे ही मेंबर्स, सारे ही कंट्रीज मेंबर्स हैं 164, और WTO जो है वो ट्रेड को लेकर रूल्स बनाता है कि भाई आपको इसके देश में सामान बेचना है तो बेच सकते हो, आपको इनके देश में सामान बेचना है बेच सकते हो। तो जितने भी ट्रेड के रूल्स होते हैं वो कौन बनाता है? WTO। और भी काम करता है वो, देखो यहाँ पर दे रखे हैं उसके फंक्शंस, कि भाई कोई भी टैरिफ या नॉन टैरिफ मतलब चीज़ें नहीं होंगी ट्रेड के अंदर, रूल बेस्ड ट्रेडिंग होगी, मतलब नियम के हिसाब से सब काम करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, वर्ल्ड के रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज़ करेंगे और हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे। तो ये सारी ही चीज़ें WTO के मतलब फंक्शंस में आ जाती हैं। तो ये भी कभी कभी हमसे पूछ लेता है WTO को लेकर। फिर इस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या इंडिया को WTO का मेंबर होना चाहिए? तो बताओ, तो तुम्हें कैसे पता? यस सर, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स तो कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया को तो नहीं होना चाहिए WTO का मेंबर, क्योंकि वो कहते हैं कि WTO का मेंबर इंडिया को बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बड़े कंट्रीज़ तो उल्टा इंडिया जैसे कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब यूएस क्या चालाकी करता है, अपना सामान तो इंडिया में बेच देता है बिना किसी टैक्स के, और जब हम अपना सामान यूएस में बेचना चाहते हैं तो कहता है मैं टैक्स लूँगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कौन कह रहे हैं? कुछ बुद्धिजीवी, मैं नहीं कह रहा हूँ ये सब बातें, वहाँ लिखा है। बाकी उनका ये भी कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको के साथ धोखा हुआ है, उनके मार्केट्स को ओपन कर दिया। मतलब जैसे मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि चलो ग्लोबलाइजेशन करते हैं, तो आपने तो अपना मार्केट ओपन कर दिया, मैंने सारा सामान आपके यहाँ बेच दिया। जब आप मेरे यहाँ आने लगे तो मैंने मना कर दिया या मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो मतलब धोखा हो गया। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ धोखा हो गया। अच्छा, अब आपसे क्रिटिकल अप्रेजल अगर करवाए, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो पूरे चैप्टर का निष्कर्ष जो है वो यहाँ मिल जाएगा। तो कुछ अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें क्या लिखोगे? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो बहुत कम थे वो भी बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, इन्फ्लेशन कम हो गया और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया। तो मतलब जो शुरू में हमने 6 तकलीफें पड़ी थी वो सब ठीक हो गई, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो कहे नहीं क्रिटिसाइज़ करो भैया, तो फिर आप कह देना कि देखो बेरोज़गारी बढ़ गई, एग्रीकल्चर को हमने बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर उतना ग्रो नहीं हो पाया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स बहुत सी जगहों पर कम रह गए, सब्सिडीज़ हटा दी बेचारी किसानों पर, ये लिख देना। और आप ये भी लिख सकते हो कि इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने की वजह से, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो गई और सपोर्ट प्राइजेस को हटा दिया जो किसानों को पहले मिला करता था, उसकी वजह से गरीब किसानों को बुरा प्रभाव झेलना पड़ रहा है। तो मतलब कुछ अगर आपको कहे कि भाई LPG पॉलिसीज़ का क्रिटिसिज्म करो तो ये गंदे पॉइंट्स हो गए, और अगर बोले कि मतलब वो करो तो अच्छे पॉइंट्स हो गए, है ना। तो ये भी देखो पॉइंट्स इसमें हो गए गंदे, कि कैश क्रॉप्स पे ज़्यादा शिफ्ट करवा दिया। इसके अलावा क्रिटिसिज्म में आप ये लिख सकते हो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बहुत लो लेवल पर चली गई, इम्पोर्टेड गुड्स बहुत सस्ते मिलने लगे तो हम बाहर से ख़रीद लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी बहुत कम है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ आज भी नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं। वो US वाला एग्जांपल, अगर आपको US में सामान बेचना है तो वो मना कर देगा, वो लिमिट लगा देगा। बाकी डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को लेकर भी सरकार पर आरोप आए, बहुत से लोगों ने कहा कि सरकार ने अपने कंपनियों को सस्ते में बेच दिया, ये तो धोखा करा है सरकार ने पब्लिक के पैसों के साथ। और इनएफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, ये भी बता सकते हो कि भाई जो सरकार ने देखो टैक्स कम करा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सरकार का टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। तो ये सब क्रिटिसिज्म हो गए। तो अगर आपको क्रिटिसिज्म लिखने तो वो भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और अगर फेवर में लिखना है तो वो भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो समझ आई स्टोरी इसकी।
तो ये चैप्टर आप जब भी रिवाइज करो तो इसको इसी तरह रिवाइज करना। एल में 5 सेक्टर वो अच्छे से, बाकी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, बाकी बाद में आउटसोर्सिंग ज़रूर पढ़ना, WTO ज़रूर पढ़ लेना, और फाइनली ये क्रिटिसिज्म और फेवर, इन दोनों को देख लेना, दोनों में से वो कुछ भी पूछ सकता है अप्रेजल। ठीक है, चलो तो बस यही करना ना, डन।